आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 7वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 6 भागों को नहीं सुना है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सत्यम नहीं चाहता था कि उसकी प्रिंसेस किसी की भी नज़रों में आए। सब वीआईपी एरिया में आ गए और शॉपिंग करने लगे। ज्योति तो नव्या को खींचकर अपने साथ ले गई और अलग-अलग ड्रेसेज उसके ऊपर लगा-लगा कर देखने लगी। सत्यम कब से उसे घूर रहा था। आकाश और राहुल पहले तो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, पर जब सत्यम ने उन्हें घूर कर देखा, तो वह लोग भी वहाँ से खिसक गए और अपनी शॉपिंग करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था अगर सत्यम के अंदर का राक्षस जागा तो वह उन्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए उन्होंने वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझी। सत्यम नव्या और ज्योति के पास आ गया। वहाँ ज्योति नव्या के लिए ड्रेस पसंद कर रही थी। सत्यम ने जब उस ड्रेस को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि ज्योति ने नव्या के लिए सब शॉर्ट ड्रेस ही पसंद की थी। सत्यम ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोला, मेरी प्रिंसेस यह सब नहीं पहनेगी। नव्या ने उसकी बात सुनी और बोली, क्या हुआ सत्या, मैं यह क्यों नहीं पहन सकती? ज्योति दीदी ने कितने प्यार से यह सब ड्रेस सेलेक्ट किए हैं मेरे लिए। सत्यम ने नव्या की बात सुनी पर बोला कुछ नहीं। ऐसा नहीं था कि सत्यम को उसके शॉर्ट ड्रेस पहनने से कोई प्रॉब्लम थी, बल्कि नव्या बहुत मासूम थी, इसलिए वह ज़्यादा अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं देती थी, कहीं भी कैसे भी बैठ जाती थी। इसलिए सत्यम नहीं चाहता था कि कोई नव्या को किसी गलत नज़र या गलत तरीके से देखे। सत्यम ने नव्या का चेहरा हाथों में भरा और बोला, प्रिंसेस, आपको यह सब पहनना है ना? नव्या ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। तो सत्यम फिर बोला, ठीक है, आप यह ले सकती हो, पर आप यह सिर्फ मेरे सामने पहनोगी, बाहर नहीं, ठीक है? नव्या, वह तो ठीक है सत्या, पर मैं बाहर क्या पहनूंगी? सत्यम, जो मैं आपके लिए पसंद करूंगा आप वही पहनोगी, मेरी पसंद के कपड़े। नव्या, सच्ची, आप मेरे लिए शॉपिंग करेंगे? सत्यम, हाँ। नव्या, ठीक है, फिर मैं आपकी पसंद के कपड़े पहनूंगी। सत्यम ने मुस्कुराकर उसका माथा चूम लिया और उसके लिए शॉपिंग करने लगा। उसने कुछ ही टाइम में नव्या के लिए बहुत सारी ड्रेसेस खरीद ली थी, जिसमें ज़्यादातर फ्रॉक्स, जीन्स और टॉप थे, और कुछ नाइट में पहनने के लिए नाइट सूट, टी शर्ट और शर्ट थे। सबने शॉपिंग की और वहाँ से कैफेटेरिया में पहुँच गए। वही रिया जो अपने दोस्तों के साथ वही शॉपिंग करने आई थी और अब कैफेटेरिया में मौजूद थी। उसने जब सत्यम को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह उसकी तरफ जाने लगी, पर सत्यम के गार्डों ने उसे रोक दिया और वहां नहीं जाने दिया। रिया दूर से सत्यम को ही देख रही थी। वह उसके पास जाने का कोई आइडिया सोच ही रही थी कि उसकी नज़र नव्या पर पड़ी, जिसका हाथ सत्यम ने पकड़ रखा था। उसे देखकर रिया का चेहरा गुस्से से भर गया। उसे नव्या पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह बहुत ही नफरत से नव्या को देख रही थी। वह सब कैफेटेरिया में पहुंचे और वहां के एक वीआईपी एरिया में बैठ गए। गार्ड उनसे कुछ दूरी पर खड़े होकर उनकी सिक्योरिटी चेक करने लगे कि कोई उस तरफ आए ना। सब वहां एक टेबल के पास बैठ गए थे। आकाश बोला, तो कौन क्या खाएगा, जल्दी बताओ, फिर मैं ऑर्डर करता हूँ। सबने अपनी अपनी पसंद उसे बताई, पर नव्या बिल्कुल खामोश थी। सत्यम ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम्हें नहीं खाना कुछ भी? नव्या, मुझे पिज्ज़ा खाना है, पर दादू मना कर देते हैं, खाने ही नहीं देते। क्या मैं पिज्ज़ा खा सकती हूँ? नव्या ने यह सब बहुत मासूमियत से कहा। सब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसके माथे को चूमा और बोला, तुम खा सकती हो, पर उतना ही जिससे कि तुम्हारी तबीयत खराब ना हो। नव्या, सच्ची? सत्यम, मुच्ची। यह बोलकर उसने धीरे से नव्या को अपने गले लगा लिया। आकाश और राहुल सबका ऑर्डर लेने चले गए। कुछ टाइम बाद वह लोग आए और उनके पास बैठ गए। तभी वेटर जाकर उनका ऑर्डर रखकर चला गया। सबने अपना अपना खाना लिया और खाने लगे। तभी ज्योति आकाश को देखकर बोली, क्या भाई, आप मेरी कोल्ड कॉफ़ी नहीं ली? मैंने बोला था ना कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी चाहिए। आकाश, सॉरी गुड़िया, मैं भूल गया। ज्योति, भाई, आपको पता है ना कि मुझे बर्गर के साथ कोल्ड कॉफ़ी पीना पसंद है। आकाश ने उसकी बात सुनी और बोला, तुम रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। वह उठता उससे पहले ही एक वेटर आया और बोला, सर, यह आपकी कोल्ड कॉफ़ी। आकाश ने उसकी तरफ देखा और बोला, पर मैंने तो कॉफ़ी ऑर्डर ही नहीं की थी। वेटर, सर, आपने नहीं, इन सर ने की थी कॉफ़ी ऑर्डर। यह बोल उसने राहुल की तरफ इशारा किया, जो चुपचाप अपने नूडल्स खा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आकाश और ज्योति के साथ साथ सत्यम भी राहुल को देखने लगा, जो चुपचाप अपना खाना खा रहा था।
ज्योति ने उसे देखा और नजरें झुकाकर चुपचाप अपना बर्गर खाने लगी, पर उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी, जो किसी और ने नहीं पर सत्यम ने जरूर देख ली थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना खाना खाने लगे। नव्या तो पिज्जा को अपनी ललचाई आंखों से देख रही थी। उसने पिज्जा को देखकर अपने होठों पर जीभ फिराया, तो उसे ऐसा करते हुए देखकर सत्यम मुस्कुराने लगा। नव्या उस टाइम बहुत ही क्यूट लग रही थी। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। सत्यम ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे अपने हाथों से पिज्जा खिलाने लगा। नव्या भी उसे अपने हाथों से खिला रही थी। सत्यम वैसे तो यह सारी चीजें नहीं खाता था, पर अपनी प्रिंसेस के लिए वह उसके हाथों से पिज्जा खा रहा था। थोड़ी देर में सबने अपना अपना खाना खाया और फिर मॉल से निकल गए। वही रिया सत्यम को नव्या की केयर करता देखकर बिल्कुल जल भून रही थी। उसके मन में नव्या के लिए नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मॉल से निकलकर सब एक वाटर पार्क में आ गए थे। सत्यम ने पूरा वाटर पार्क खाली करवा दिया था। सबने वहां पर बहुत मस्ती की, अलग अलग राइड्स का मजा लिया। नव्या तो सत्यम के गले लगे हर राइड्स का मजा लेती। अगर उसे डर लगता तो सत्यम के सीने में खुद को छुपा लेती। सत्यम भी उसे अपनी बाहों में भर लेता। आज का दिन सबके लिए बहुत अच्छा था। सबने सत्यम को बहुत सालों बाद इतना खुश देखा था। राहुल तो नम आंखों से अपने भाई को हंसते मुस्कुराते देख रहा था। भले ही उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी राहुल के लिए सत्यम और अविनाश जी उनकी जिंदगी थे। वह इन दोनों के लिए अपनी जान भी दे सकता था और जरूरत पड़ने पर किसी की जान भी ले सकता था। अब तो उसकी लाइफ में उसकी भाभी भी आ गई थी, जो उसके भाई की जिंदगी थी। सत्यम भी आज कितने सालों बाद खुलकर मुस्कुराया और खुश हुआ था। जब से उसके माँ बाप उसे छोड़कर गए थे, हंसना तो दूर, उसने मुस्कुराना भी छोड़ दिया था। पर उसकी जाना की वजह से वह वापस हंसने लगा था। आकाश और ज्योति भी उसे ऐसे खुश देखकर बहुत खुश हो रहे थे। शाम को तकरीबन 6 बजे वह लोग फार्म हाउस पहुंचे। नव्या तो गाड़ी में ही सत्यम की गोद में आराम से सो गई थी। बाकी सब भी थक चुके थे, इसलिए गाड़ी से निकलकर सब अपने अपने रूम की तरफ बढ़ गए। सत्यम ने भी नव्या को गोद में उठाया और लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसने धीरे से नव्या को बेड पर लिटाया और उसका माथा चूमकर टॉवेल लेकर वॉशरूम में चला गया। उसने शावर लिया और फ्रेश होकर बाहर आ गया। उसने देखा कि नव्या अभी भी सो रही है। वह भी जाकर उसके बगल में लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। नींद में ही सत्यम का एहसास पाकर नव्या उससे बिल्कुल चिपककर उसके ऊपर आकर सो गई। उसे ऐसे देखकर सत्यम मुस्कुरा दिया। उसने उसका माथा चूमा और धीरे से उसके होठों को छूकर उसे अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर ली। कुछ ही टाइम में वह भी नींद की आगोश में चला गया। आकाश भी अपने रूम में आते ही बेड पर गिरकर नींद की आगोश में चला गया। वही राहुल कमरे में आया तो फ्रेश होकर नीचे किचन में चला गया। उसने देखा कि काका केयरटेकर जो फार्म हाउस के थे, वह डिनर की तैयारी कर रहे थे। काका ने राहुल को किचन में देखा और बोला, कुछ चाहिए था क्या राहुल बाबा? राहुल, कुछ नहीं काका, आप अपना काम कीजिए, मुझे बस कॉफ़ी चाहिए, मैं खुद ले लूँगा। काका, मैं बना देता हूँ बाबा। राहुल, कोई बात नहीं, मैं बना लूँगा। राहुल कॉफ़ी बनाने लग गया और काका अपने काम में। उसने कॉफ़ी बनाई और कप में डालकर जाने लगा, पर दरवाजे पर किचन के अंदर आई ज्योति उससे टकरा गई। टकराने की वजह से ज्योति गिरने लगी, पर राहुल ने उसे कमर से पकड़कर थाम लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी राहुल के कानों में एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी, जो बोल रही थी, मैंने तुम जैसा घटिया इंसान कभी नहीं देखा। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम कुछ ऐसा करोगे। मुझे घिन आती है खुद से कि मैंने तुमसे प्यार किया था। यह सब याद आते ही राहुल का चेहरा कठोर हो गया। चेहरे पर कुछ दर्द की लकीरें दिखाई देने लगी। उसने झटके से ज्योति को सीधा खड़ा किया और वहां से जाने लगा। तभी ज्योति ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, सॉरी। राहुल ने कुछ नहीं कहा तो ज्योति फिर बोली, बात भी नहीं करोगे? माफ़ी तो मांग रही हूँ। राहुल ने उसका हाथ झटका और उसे देखकर बोला, तुम्हें मुझे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे हाथ इस घटिया इंसान को छूने से गंदे हो जाएंगे, सो प्लीज डोंट टच मी। यह बोलकर उसने एक नज़र ज्योति को देखा और वहां से चला गया। ज्योति ने बस अपनी नम आंखों से उसे जाते हुए देखते रह गई। फिर वह भी अपनी आंखें साफ कर जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। राहुल अपने रूम में आया और खुद से ही बोला, नहीं राहुल, तू कमज़ोर नहीं पड़ सकता, तुझे मजबूत रहना होगा। जिस इंसान को तुम पर और तुम्हारे प्यार पर भरोसा ही नहीं है, उसके लिए खुद को तकलीफ देकर क्या फ़ायदा।
यह बोलकर उसने गहरी सांस ली और अपने रूम की खिड़की के पास जाकर अपना फ़ोन लेकर किसी को फ़ोन मिला दिया। एक दो रिंग में किसी ने फ़ोन उठाया तो राहुल बोला, हेलो बच्ची, कहाँ है तू? मैं कल से कॉल कर रहा हूँ, ना तो कॉल का जवाब दिया और ना ही मैसेज का। शिवी, अरे यार, वह कल थोड़ा बाहर गई थी काम से, इसलिए कॉल पिक नहीं किया। राहुल, अच्छा छोड़ो यह सब, तू कब आ रही है? शिवी, क्यों, मेरी याद आ रही है क्या? राहुल, ज़्यादा मत बोल, बता कब आ रही है? शिवी, अरे यार, कल आ रही हूँ, दोपहर तक पहुँच जाऊँगी। राहुल, ठीक है, मुझे कॉल कर देना, मैं पहुँच जाऊँगा तुम्हें पिक करने। शिवी, ठीक है, मैं टाइम बता दूँगी, चल बाय, फ़ोन रखती हूँ, पैकिंग भी करनी है। राहुल, ठीक है, बाय। शिवी, बाय। राहुल ने फ़ोन काटा और खुद से मुस्कुराकर बोला, एक तू ही तो है जिससे मैं अपने दिल की बात खुलकर कह सकता हूँ। उस वक्त किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया था। जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया उसने भी साथ छोड़ दिया, पर एक तू और भाई और दादू हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। तू बहुत खास है मेरे लिए शिवी। मैं कभी तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, हमेशा तेरा साथ दूंगा जैसे तूने दिया है। सत्यम की आंख खुली तो नज़रें सबसे पहले अपनी जाना पर जाकर टिक गई। उसकी प्रिंसेस उसके ऊपर ही सो रही थी। सोते हुए वह बिल्कुल किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। सत्यम उसको प्यार से उठाने लगा। प्रिंसेस, उठो, देखो कितना टाइम हो गया है। नव्या थोड़ा सा कसमसाई और फिर सो गई। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अपनी जाना को ढेर सारा प्यार करे, और वह खुद को कंट्रोल कर रहा था। सत्यम ने एक और बार नव्या को उठाया। प्रिंसेस, उठ जाओ, देखो डिनर का टाइम हो गया है, पहले डिनर कर लो, फिर वापस से सो जाना। सत्यम के बहुत उठाने पर नव्या उठी और मुंह फुलाकर सत्यम के पेट पर बैठ गई। सत्यम उसे बहुत प्यार से देख रहा था। उसके गुस्से में फूले हुए गाल, चेहरे पर गुस्सा। सत्यम को उस गुस्से में बहुत क्यूट लग रही थी। सत्यम ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखा और उसे खुद पर झुकाकर उसके होठों को चूम लिया। नव्या उससे दूर हुई तो उसने देखा कि सत्यम उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। नव्या ने अपने फूले हुए गालों को और भी फुला लिया। सत्यम को उसे ऐसे देखकर हंसी आ रही थी। नव्या ने उसे हंसते हुए देखा तो बोली, मैं आपसे गुस्सा हूँ। सत्यम, क्यों? नव्या, आपने मेरी नींद खराब की। सत्यम, पर बच्चा, डिनर का टाइम हो रहा है, आप डिनर कर लो, फिर वापस से सो जाना। नव्या, नहीं, मैं फिर भी गुस्सा हूँ, आपने मनाया भी नहीं। सत्यम, अच्छा, तो कैसे मनाऊं मैं अपनी जाना को? सत्यम की बात सुनकर नव्या अपने गाल पर उंगली रखकर सोचने लगी। सत्यम को वो उस टाइम दुनिया की सबसे क्यूट लड़की लग रही थी। कुछ टाइम बाद नव्या ने सोचकर सत्यम की तरफ देखा और खुश होकर बोली, हाँ, मुझे चॉकलेट चाहिए, वह भी ढेर सारी। सत्यम, अच्छा, मैं चॉकलेट लाकर दूं तो तुम मान जाओगी? नव्या, हाँ। सत्यम, फिर जैसा मैं कहूँ वैसा करोगी? नव्या, हाँ। सत्यम, और जो मैं करूँ वह करने दोगी? नव्या, हाँ। सत्यम, मुझे रोकोगी नहीं ना? नव्या, हाँ। नव्या की हाँ सुनकर सत्यम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने नव्या को अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, अब अपनी बात याद रखना, मैं जो कहूँगा, जो करूँगा, तुम ना तो मुझे रोकोगी, ना ही कुछ कहोगी। बदले में तुम्हें चॉकलेट मिल जाएंगे, वह भी ढेर सारी। नव्या, सच्ची? सत्यम, मुच्ची? नव्या, ठीक है, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी और कुछ भी करने से रोकूंगी भी नहीं, पर मुझे चॉकलेट चाहिए, बहुत सारी। सत्यम ने उसके होठों को चूमा और मन में बोला, मेरी क्यूट जाना, तुम इतनी मासूम क्यों हो? कहीं तुम्हारी यही मासूमियत मुझे कोई गुस्ताखी करने पर मजबूर ना कर दे। पता नहीं कब तक खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा मैं तुम्हें प्यार करने से। तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें और तुम्हारी क्यूट सी हरकतें मुझे तुम्हें टूटकर प्यार करने को मजबूर करती है जाना। नव्या बेचारी को तो पता भी नहीं था कि उसने चॉकलेट के लिए सत्यम को हाँ बोलकर खुद के लिए मुसीबत मोल ली है। अब सत्यम पता नहीं उस बेचारी मासूम को कितना परेशान करेगा। सत्यम ने नव्या को फ्रेश करवाया और खुद भी फ्रेश हुआ और उसे लेकर नीचे चला गया। नीचे आकाश और राहुल लिविंग रूम में बैठे कुछ काम की बातें कर रहे थे और ज्योति वही बैठी अपना फ़ोन चला रही थी। सत्यम नव्या के साथ नीचे आया और वही सोफे पर उसके पास बैठ गया। ज्योति ने नव्या को देखा तो झट से उठकर उसके पास पहुंच गई और उससे बातें करने लगी। सत्यम ने ज्योति को घूरकर देखा जो नव्या के गालों को खींच रही थी, पर ज्योति ने सत्यम को पूरा इग्नोर किया
और वापस नव्या के साथ बातों में लग गई। ज्योति को देखकर आकाश ने अपना सिर पीट लिया और खुद से ही बोला, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। जानबूझकर यह लड़की सत्यम को गुस्सा दिला रही है। राहुल जो उसके पास ही बैठा हुआ था, उसने उसकी बात सुनी और एक नज़र ज्योति को देखकर सत्यम को देखा, जो ज्योति को बुरी तरीके से घूर रहा था। राहुल उसे देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, मैंने भाई को बहुत टाइम बाद ऐसे देखा है। भाई अब खुश रहते हैं, नहीं तो सारा दिन और रात ऑफिस में ही गुजार देते थे। सोते तो बिल्कुल भी नहीं थे, पर अब भाई मुस्कुराते भी हैं और खुश भी रहते हैं। मैं खुश हूँ मेरे भाई के लिए। राहुल की बात सुनकर आकाश बोला, यह तो है, मेरा यार बहुत टाइम बाद खुश हुआ है, पर तुम्हें नहीं लगता यह नव्या के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है? राहुल, हाँ है तो, पर यह भाभी को बहुत प्यार भी करते हैं, इसलिए इन्हें किसी और के साथ नहीं देख पाते, फिर चाहे वह कोई लड़का हो या लड़की। यह सब लोग अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। तभी वहाँ एक लड़की चुपके से घर के अंदर आई और उन लोगों की तरफ बढ़ गई। आकाश और राहुल की दरवाजे की तरफ पीठ थी। ज्योति और नव्या अपनी बातों में लगी हुई थी और सत्यम ज्योति को घूरने में। उस लड़की ने उन्हें देखा और पीछे से जाकर राहुल की आंखों पर हाथ रख दिया। सब लोग उसे देखने लगे। उस लड़की ने सबको इशारे से चुप रहने के लिए कहा। राहुल ने उस लड़की के हाथ पर हाथ रखा और बोला, शिवी की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझसे झूठ बोला। शिवी ने उसकी आंखों पर से हाथ हटाया और उससे दूर होते हुए बोली, मैं बस तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए तुझे नहीं बताया। राहुल ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और बोला, इसलिए कल से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी ना? तू रुक, मैं तुझे अभी छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर शिवी भागने लगी और राहुल उसके पीछे पीछे भागने लगा। दोनों हॉल में इधर उधर भाग रहे थे। आखिर में शिवी भागकर सत्यम के पास आई और उसके पास बैठ गई और हाँफते हुए बोली, भैया बोलो ना इसको, मैं बस इसे सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया, और यह है कि मुझ पर गुस्सा कर रहा है। सत्यम ने राहुल की तरफ देखा तो राहुल चुपचाप खड़ा हो गया। सत्यम ने शिवी के सर को सहलाया और बोला, कैसी है तू? शिवी, मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? सत्यम, मैं भी ठीक हूँ। पढ़ाई तो पूरी हो गई ना तेरी, अब आगे क्या सोचा है? शिवी, एक दो कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। शिवी की बात बीच में ही काटकर राहुल बोला, तो तू हमारी कंपनी में जॉब कर ले, वैसे भी हमारी कंपनी नंबर 1 है। ज्योति जो कब से शिवी को घूर रही थी, राहुल की बात सुनकर बोली, सत्यम, भाई की कंपनी में जॉब पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई भी ऐरा गैरा भाई की कंपनी में जॉब नहीं कर सकता। ज्योति की बात सुनकर शिवी का चेहरा थोड़ा उदास हो गया और राहुल ने जब उसकी बात सुनी तो ज्योति की तरफ देखकर बोला, सही कहा, हर कोई भाई की कंपनी में जॉब नहीं कर सकता, पर मुझे शिवी पर पूरा भरोसा है। जो लड़की अपने दम पर पार्ट टाइम जॉब कर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है ताकि उसके बाबा को कोई तकलीफ ना हो, वह लड़की कुछ भी कर सकती है। यह अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश करने वालों में से नहीं है, बल्कि खुद के दम पर सब कर सकती है। राहुल की बात सुनकर शिवी खुश हो गई। वही ज्योति राहुल को एकटक देखने लगी। उसे राहुल की बातों से बहुत बुरा लग रहा था। सत्यम भी राहुल की तरफ देख रहा था और कुछ सोच रहा था। आकाश ने भी राहुल को गुस्से में देखकर कुछ न कहना ही सही समझा। राहुल शिवी के पास आया और उसे उठाकर बोला, चल बाबा से मिलने, फिर मुझे तुझसे बहुत सारी बातें भी करनी है। यह बोल वह शिवी का हाथ पकड़कर किचन की तरफ ले गया, पर शिवी ने उसे अपना हाथ छुड़ाया और सत्यम के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, भैया, मैं आपसे गुस्सा हूँ। आपने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। मुझे आपकी शादी में नाचना था। सत्यम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। शिवी फिर बोली, वैसे मुझे मेरी भाभी से तो मिला दो। सत्यम ने अपने साइड में इशारा किया, जहां नव्या बैठी कब से टुकुर टुकुर सबको देख रही थी। शिवी ने नव्या को देखा तो मुस्कुरा दी और उसके पास जाकर बोली, हेलो भाभी, मैं शिवी। नव्या, हेलो, मैं नव्या। शिवी, आपका नाम बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह। नव्या मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हारा नाम भी बहुत प्यारा है। शिवी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा भाभी, मैं आपसे आकर बात करती हूँ, पहले बाबा से मिल लूँ। नव्या ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवी किचन की तरफ बढ़ गई। उसके साथ राहुल भी था। दरअसल शिवी काका की बेटी थी, जो सत्यम के फार्म हाउस की देखभाल करते थे। शिवी की माँ जब शिवी छोटी थी तभी गुजर गई थी। शिवी अपने बाबा के साथ यही रहती थी। अविनाश जी ने उसे कभी भी राहुल सत्यम से अलग नहीं समझा।
उन्होंने बचपन से ही शिवी को राहुल और सत्यम जैसा ही प्यार दिया। सत्यम भी उसे अपनी बहन की तरह ही मानता था, पर राहुल के लिए शिवी उसकी सब कुछ है, जिसके साथ वह अपनी हर बात कर लेता है, अपना सुख दुख सब बांट सकता है। पर शिवी, वह तो मन ही मन राहुल को प्यार करती है। बाकी इन लोगों के बारे में आगे बताऊंगी। फिलहाल स्टोरी पर चलते हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठे हुए थे। काका सबको डिनर सर्व कर रहे थे। शिवी भी उनकी मदद कर रही थी। डिनर सर्व करने के बाद शिवी अपने बाबा के साथ साइड में खड़ी हो गई। राहुल ने उसे साइड में खड़े देखा तो बोला, शिवी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें डिनर नहीं करना? शिवी, नहीं, मैं बाबा के साथ खा लूँगी, तुम खाओ। राहुल, अरे ऐसे कैसे? चल इधर आ और खाना खा। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, क्योंकि सफ़र में तो तुमने कुछ खाया नहीं होगा। तुझे डाइजेस्ट नहीं होता ना सफ़र में खाना। राहुल की बात सुनकर शिवी को बहुत अच्छा लग रहा था, पर उसने एक नज़र सबकी तरफ देखा और बोली, कोई बात नहीं, मैं बाबा के साथ खा लूँगी, बहुत दिन हो गए उनके साथ खाए हुए। शिवी की बात सुनकर राहुल कुछ बोलता उससे पहले ही ज्योति बोली, हाँ, वैसे भी तुम हमारे साथ बैठकर नहीं खा सकती, क्योंकि मालिक और नौकर कभी साथ में बैठकर नहीं खाते। ज्योति की बात सुनकर शिवी को बहुत बुरा लगा। बाकी सबको भी यह बात अच्छी नहीं लगी। राहुल को बहुत गुस्सा आया। वह कुछ बोलता उससे पहले ही आकाश बोला, यह क्या बदतमीजी है गुड़िया? तुम शिवी से ऐसे कैसे बोल सकती हो? माफ़ी मांगो इससे। ज्योति, मैंने गलत नहीं कहा है भैया, और वैसे भी यह इस घर में काम करने वाले काका की बेटी है। नौकर की बेटी हमारे साथ बैठकर कैसे खा सकती है? राहुल, जुबान संभाल कर बात करो। शिवी मेरी दोस्त है। जैसे तुम भाई के फ्रेंड की बहन होकर यहाँ हमारे साथ बैठकर खा सकती हो, वैसे ही शिवी मेरी दोस्त होने के नाते यहाँ बैठकर खा सकती है। और काका को हमने कभी इस घर का नौकर नहीं माना। हमारे लिए वह हमारे घर के मेंबर जैसे हैं, और मैं उन्हें एक पिता की तरह रिस्पेक्ट देता हूँ। तो आगे से कुछ भी बोलने से पहले सोच समझकर बोलना, समझी? शिवी ने जब राहुल की बात सुनी और उसे अपने बाबा की इतनी रिस्पेक्ट करते हुए देखा, तो उसकी आंखें नम हो गई। वह एकटक राहुल को देखने लगी। राहुल की बात सुनकर ज्योति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राहुल अपनी सीट से उठा और शिवी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोला, चल आजा, हम दोनों बाबा के साथ मिलकर खाना खाएंगे। यह बोलकर वह वहाँ से जाने लगा। तभी सत्यम की भारी आवाज़ सबके कानों में पड़ी। वह बोल रहा था, कोई कहीं नहीं जाएगा। राहुल, अपनी सीट पर बैठो, और शिवी, तुम काका को बुला लो, सब यही बैठकर खाना खाएंगे। और ज्योति, बोलने से पहले सोच समझ लिया करो कि क्या बोलना है और क्या नहीं। सत्यम की बात सुनकर राहुल खुश हो गया और शिवी को अपने साथ वाली सीट पर बैठाकर बोला, तू बैठ, मैं बाबा को बुलाता हूँ। शिवी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो राहुल काका को बुलाने चला गया। ज्योति ने सत्यम की आवाज़ सुनी तो चुपचाप बैठी रही, क्योंकि सत्यम उसका नाम कभी भी नहीं लेता था। जब वह गुस्से में होता था तभी लेता था, वरना वह उसे गुड़िया ही कहता था। पर ज्योति को अंदर ही अंदर शिवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने शिवी को सबक सिखाने का सोच लिया था। कुछ टाइम बाद राहुल बाबा को अपने साथ ले आया और उन्हें शिवी के एक साइड बैठा दिया। काका उसे मना करते रहे पर वह नहीं माना। फिर सत्यम के कहने पर काका वही उनके पास बैठकर खाना खाने लगे। सत्यम राहुल के चेहरे की खुशी देख रहा था जो शिवी के आने से आई थी। वह कुछ सोच ही रहा था कि फिर उसने अपने ख्यालों को झटका और नव्या को खाना खिलाने लगा। सत्यम अपने हाथों से नव्या को खाना खिला रहा था। वही आज नव्या भी सत्यम को खिला रही थी, जिससे सत्यम को बहुत अच्छा लग रहा था। सबने हंसी खुशी खाना खाए और उठकर अपने अपने कमरे में चले गए। शिवी ने अपने बाबा के साथ किचन समेटा और सर्वेंट क्वार्टर जाने लगी। तभी वहां पर राहुल आ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, कहाँ जा रही है शिवी? सर्वेंट क्वार्टर। राहुल ने कहा, नहीं, तू मेरे साथ चल रही है, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। यह बोलकर वह शिवी का हाथ पकड़कर ऊपर अपने रूम की तरफ लेकर जाने लगा। ज्योति, जो पानी लेने के लिए नीचे आ रही थी, उसने जब राहुल को ऐसे शिवी का हाथ पकड़कर ले जाते हुए देखा तो उसे शिवी पर और भी गुस्सा आया। पर राहुल ने उसे इग्नोर किया और शिवी को अपने साथ अपने रूम में लेकर चला गया। उसने शिवी को बेड पर बैठाया और खुद भी उसके साथ बैठकर बातें करने लगा। ज्योति वहां से पैर पटकते हुए चली गई। वही सत्यम के रूम में सत्यम नव्या को रूम में लेकर आया और उसे बेड पर बैठाकर खुद वॉशरूम में चला गया। उसने शावर लिया और बाहर आ गया।
उसके जिस्म पर बस एक टॉवेल था जो उसकी कमर पर लिपटा हुआ था और एक दूसरे टॉवेल से वह अपने बाल को सुखा रहा था। पानी की कुछ बूंदें उसके थ्रोट, चेस्ट और उसके एब्स पर टिकी हुई थी, जो उसे और भी दिलकश बना रही थी। नव्या ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो उस तरफ देखने लगी। सत्यम को देखकर उसकी नज़र सत्यम पर ही अटक गई। वह एकटक सत्यम को देखने लगी। उसके अंदर अलग से एहसास पैदा हो रहे थे जो नव्या की समझ से बाहर थे। सत्यम ने देखा कि नव्या उसे एकटक देख रही है तो वह मुस्कुरा दिया और उसकी तरफ बढ़ गया। सत्यम नव्या के पास आया और उसके गाल को सहलाकर बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, आप ऐसे क्या देख रही हो? नव्या, सत्या, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो और आपके एब्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने एक बार मूवी में एक लड़के के एब्स देखे थे, आपके एब्स उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। सत्यम को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसकी जाना ने उसके अलावा किसी और को शर्टलेस देखा। सत्यम नव्या के पास बेड पर बैठा और उसके बालों को कान के पीछे करके बोला, आपको पसंद आए मेरे एब्स? सत्यम की बात सुनकर नव्या ने 2-3 बार हाँ में गर्दन हिला दी और चहकते हुए बोली, सत्या, क्या मैं इन्हें टच करके देख सकती हूँ? सत्यम, हाँ प्रिंसेस, मैं और यह मेरे एब्स सब आपके ही तो हैं और आप मुझे कैसे भी टच कर सकती हो। यह बोल सत्यम ने नव्या का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया और वहां से फिराते हुए अपने एब्स तक लेकर जाने लगा। वही नव्या सत्यम के एब्स टच कर बहुत खुश हो रही थी। नव्या के हाथ को अपने सीने पर महसूस करके सत्यम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और सांस तेज हो गई। सत्यम को नव्या का टच सुकून दे रहा था। उसे अपनी बॉडी में गर्मी महसूस हो रही थी, पर वह खुद को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि वह अपनी जाना को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। सत्यम की हालत से अनजान नव्या बस कभी उसके सीने तो कभी उसके एब्स को अपने हाथों से सहला रही थी। अचानक से सत्यम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नव्या उसकी तरफ देखने लगी तो सत्यम उसे अपने करीब कर लिया। प्रिंसेस, क्या मैं एक किस ले सकता हूँ? यह बोलकर सत्यम नव्या को देखने लगा, जो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए सत्यम को देख रही थी। सत्यम उसे ऐसे अपनी तरफ देखते हुए पाया तो फिर बोला, बोलो ना प्रिंसेस, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? नव्या, आप जब किस करते हैं तो मुझे अजीब लगता है और सफोकेशन होती है। सत्यम ने उसके होठों को अपने अंगूठे से छुए और बोला, अब नहीं होगी सफोकेशन, और अगर अजीब लगा तो मैं रुक जाऊंगा। और प्रिंसेस, तुमने ही तो बोला था कि जो मैं कहूँ या जो करूँ तुम करने दोगी, पर तुम तो मना कर रही हो। नव्या ने सत्यम की बात सुनी तो मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, ठीक है, पर ज़्यादा देर तक नहीं। सत्यम तो जैसे नव्या की हाँ का ही इंतजार कर रहा था। उसने नव्या को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठाया और उसके चेहरे को हाथों में भर उसके कोमल होठों पर अपने होठ रख दिए। सत्यम बहुत प्यार से नव्या को किस कर रहा था। नव्या के हाथ जो सत्यम के कंधों पर थे, उनकी पकड़ सत्यम के कंधों पर कस गई। नव्या को किस करना नहीं आता था। वह बस सत्यम की गोद में बैठी उसे खुद को किस करने दे रही थी। धीरे धीरे सत्यम की किस डिप होती गई। आज नव्या ने सत्यम को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि वक्त के साथ उसकी पकड़ सत्यम पर कसती जा रही थी, जिस वजह से सत्यम बहुत पेशेंटली किस करने लगा। उसने नव्या को ऐसे ही पकड़ा और बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। सत्यम नव्या को बीच बीच में सांस लेने के लिए टाइम दे रहा था, जिसकी वजह से नव्या को कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। लगभग आधे घंटे बाद सत्यम ने नव्या के होठों को छोड़ दिया। नव्या लंबी लंबी सांस ले रही थी। सत्यम ने उसके बालों को सहलाया और उसे शांत करवाते हुए बोला, प्रिंसेस, आज तो सफोकेशन नहीं हुआ ना? नव्या ने अपनी बढ़ती सांसों को संभाला और नामे गर्दन हिलाकर बोली, आज सत्या के किस करने से नव्या को बहुत अच्छा लगा। नव्या की बात सुनकर सत्यम की मुस्कान गहरी हो गई। उसे अच्छा लगा कि उसका किस करना उसकी प्रिंसेस को अच्छा लग रहा है। उसने नव्या के माथे को चूमा और बोला, अब आपको और भी अच्छा लगेगा। उसकी बात सुनकर नव्या कुछ बोलती या कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही सत्यम ने एक बार और नव्या के होठों पर अपने होठ रख दिए। इस बार उसके हाथ भी हरकत पर उतर गए। उसने अपने हाथ को नव्या के शर्ट के अंदर डाला और उसकी कमर को सहलाने लगा। सत्यम के हाथ को अपनी कमर पर महसूस कर नव्या सिहर गई। सत्यम के होठों के साथ साथ उसके हाथों की हरकत भी तेज हो गई। वह कभी नव्या की कमर पर हाथ फिराता तो कभी उसके पेट को सहलाता, जिससे नव्या के शरीर में करंट सा दौड़ रहा था।
पर आज सत्यम का मूड नव्या को छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं था। आज तो उसे अपनी प्रिंसेस की इजाज़त भी मिल चुकी थी। 1 घंटा हो चुका था, पर सत्यम नव्या के होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। नव्या के होठ सूजकर लाल हो गए थे। वही हमारी नव्या तो सो चुकी थी। सत्यम ने अब महसूस किया कि नव्या कोई हलचल नहीं कर रही, तो उसने नव्या को देखा जो सो चुकी थी। सत्यम का मन उसे और प्यार करने का कर रहा था, पर नव्या की नींद खुल जाती, इसलिए उसने खुद को कंट्रोल किया और उसे अपनी बाहों में भरकर लेट गया। उसने नव्या के होठों को अपने अंगूठे से सहलाया और उसके माथे को चूमकर एक बार और हल्के से उसके होठों को छूकर अपने सीने से लगाकर लेट गया। वहीं दूसरी तरफ रिया एक बार में बैठी ड्रिंक पर ड्रिंक कर रही थी। उसने जब से नव्या को सत्यम के साथ देखा था, तब से उसके दिल में नव्या के लिए नफरत और बढ़ गई थी। वह बस एक मौके की तलाश में थी कि कैसे वह नव्या को नुकसान पहुंचा सके। उसने अपने सामने पड़े वाइन के ग्लास को एक ही सांस में खाली किया और खुद से ही बोली, नहीं सत्यम, तुम्हें इतनी आसानी से मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। तुम्हें तो मैं अपना बनाकर रहूंगी, वह भी बहुत जल्दी। और उस नव्या को तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह याद रखेगी। उसे मैं खून के आंसू ना रुलाई तो कहना। यह बोलकर वह उठी और लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। वह जाकर अपनी कार में बैठी तो ड्राइवर ने कार यादव हाउस की तरफ बढ़ा दी। अगले दिन सब रेडी होकर वापस राठौर मेंशन जाने के लिए बाहर कार के पास खड़े थे। सत्यम किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वही आकाश हंस कर नव्या से बात कर रहा था। ज्योति भी उनके पास खड़ी तिरछी नज़रों से राहुल को देख रही थी, जिसका ध्यान फार्म हाउस के पीछे की तरफ था। वहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर थे। सत्यम ने अपनी बात खत्म की और आकर सबके पास खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ, गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रहे? राहुल ने उसकी बात सुना और बोला, भाई बस 2 मिनट, शिवी आती ही होगी, वह भी हमारे साथ जा रही है। फिर वह खुद से ही बोला, कहाँ हो शिवी की बच्ची? तभी उसकी नज़र शिवी पर पड़ी, जो भागकर वहाँ आ रही थी। वह जल्दी से उसके पास आई और बोली, सॉरी, मैं लेट हो गई। राहुल ने उसके हाथ से उसका छोटा सा बैग लिया और गार्ड को बैग डिक्की में रखने को बोला। फिर उसने शिवी की तरफ देखा और बोला, चल अब जल्दी, पहले ही हम लेट हो गए हैं। शिवी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो राहुल उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इस बार आकाश गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वही उसके बगल में ज्योति बैठी हुई थी, जो शिवी को देखकर चिढ़ी हुई थी। उसके पीछे सत्यम बैठा हुआ था और उसके पास नव्या थी, जिसका हाथ सत्यम ने मजबूती से पकड़ रखा था। और सबसे पीछे राहुल और शिवी बैठे हुए थे। आकाश ने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल पड़े। उनके आगे पीछे गार्डों की गाड़ियाँ थीं। लगभग 2 घंटे बाद सब लोग राठौर कॉरपोरेशन पहुँचे, क्योंकि सत्यम की एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। अगर वह लोग मेंशन जाते तो लेट हो जाते, इसलिए सत्यम ने गाड़ी सीधे कंपनी लेकर जाने को कहा। कंपनी पहुंचकर सत्यम ने नव्या की तरफ देखा, जो उसके सीने से लगकर सो चुकी थी। सत्यम उसे देखकर मुस्कुराया और फिर उसे अपनी गोद में लेकर गाड़ी से बाहर आ गया। वह नव्या को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। उसने नव्या को अपने केबिन से अटैच रूम में सुलाया और शिवी को बुलाकर उसके पास रहने को कहा और खुद राहुल के साथ मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। मीटिंग रूम में सोना मेहता अपने असिस्टेंट के साथ पहले ही मौजूद थी। सत्यम के मैनेजर और भी 1-2 लोग वहां मौजूद थे। सत्यम राहुल के साथ वहां आया और अपनी चेयर पर बैठ गया। राहुल का मुंह बन गया सोना को देखकर। वह धीरे से खुद से बोला, मेकअप की दुकान। सत्यम जो उसके पास ही बैठा हुआ था, उसने उसकी बात सुन ली, पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने अपनी भारी आवाज़ में सबकी तरफ देखकर बोला, मीटिंग शुरू करें। सत्यम के बोलने पर मीटिंग शुरू हो गई, पर सोना का ध्यान तो सत्यम पर ही था। पर सत्यम ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। सोना सत्यम को देखने में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि सत्यम कब से उससे कुछ पूछ रहा है। जब उसने काफ़ी देर तक सत्यम की बात का कोई जवाब नहीं दिया, तो सत्यम ने टेबल पर जोर से अपना हाथ मारा, जिससे सोना होश में आई। सत्यम ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और बोला, मिस मेहता, आई थिंक आप इस प्रोजेक्ट को लेकर इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं मिस्टर मेहता से बात कर प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर सोना हड़बड़ा गई और बोली, नहीं सॉरी, वह मैं कुछ सोच रही थी। सत्यम, यह आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ, पर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि काम में लापरवाही करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। सत्यम की बात सुनकर सोना ने हाँ में गर्दन हिला दी। वही राहुल उसे देख अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था।
सबके सामने तो वह मुस्कुरा नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसका शैतान बॉस उसे मुस्कुराते हुए देख लेता तो वह काम से उसकी छुट्टी कर देता। सत्यम आगे कुछ बोलता उससे पहले ही एक झटके से दरवाज़ा खुला और नव्या भागकर आकर सत्यम की गोद में बैठ गई और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। वही सत्यम पहले तो हड़बड़ा गया, पर फिर उसने नव्या को कमर से पकड़ लिया ताकि वह गिर ना जाए। वही रूम में बैठे सारे लोग घबरा गए, क्योंकि सत्यम को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई बीच मीटिंग में उसे डिस्टर्ब करे। शिवी नव्या के पीछे भागते भागते मीटिंग रूम में एंटर हुई। सत्यम ने उसकी तरफ देखा। वह उससे कुछ पूछता उससे पहले ही उसके कानों में नव्या की सिसकियां सुनाई दी। नव्या के रोने की आवाज़ सुनकर सत्यम घबरा गया और उसके चेहरे को हाथों में भरकर ऊपर करके बोला, क्या हुआ प्रिंसेस? आप क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? नव्या ने सत्यम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस रोई ही जा रही थी। सत्यम ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। तभी उसकी नज़र मीटिंग में मौजूद सब लोगों पर गई, जो नव्या को ही देखने की कोशिश कर रहे थे, पर उसका चेहरा सत्यम की तरफ था और पीठ बाकी सब की तरफ। सत्यम ने उनकी तरफ देखा तो अपनी बोल्ड वॉइस में बोला, गेट आउट ऑफ द रूम राइट नाउ। उसके गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सब डर गए और जल्दी से उठकर बाहर की तरफ चले गए। वही सोना ने जब नव्या को सत्यम की गोद में देखा और सत्यम को उसके साथ इतना प्यार से बात करते हुए देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहाँ वह सत्यम को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, पर सत्यम ने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था, पर इस लड़की को अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था और इतने प्यार से उससे बातें कर रहा था। सोना को नव्या से बहुत जलन हो रही थी और उसके ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। उसने ठान लिया था कि वह इस लड़की को सत्यम से अलग करके रहेगी। वह नव्या को घूरते हुए वहां से बाहर चली गई। सबके जाने के बाद सत्यम ने नव्या का चेहरा अपने सीने से निकालकर अपने हाथों में भरा और उसके आंसू पोंछकर बोला, अब बताओ प्रिंसेस, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? सत्यम की बात सुनकर नव्या ने रोते हुए कहा, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चले गए। यह सब बोलते हुए नव्या बहुत मासूम लग रही थी। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। सत्यम ने शिद्दत से उसका माथा चूमा और बोला, प्रिंसेस, मैं कहीं नहीं गया था, बस ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए शिवी को आपके पास छोड़कर आया था, क्योंकि आप सो रही थी ना, और आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपको छोड़कर चला गया? नव्या, वह मैं ना एक गंदा ड्रीम देखी थी जिसमें आप मुझे छोड़कर जा रहे थे, और जब मैं सोकर उठी तो आप मेरे पास नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि आप मुझे छोड़कर चले गए। सत्यम, कभी नहीं प्रिंसेस, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जा सकता। आप मेरी ज़िंदगी हो और कोई अपनी ज़िंदगी से दूर जा सकता है क्या? यह बोलकर सत्यम ने नव्या को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। नव्या को ऐसे अचानक रोते हुए देखकर सत्यम घबरा गया था। दोनों बहुत देर तक ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में बैठे रहे। फिर सत्यम ने नव्या को खुद से अलग किया और बोला, भूख लगी है? नव्या ने मासूमियत से हाँ में गर्दन हिलाई तो सत्यम मुस्कुरा दिया। उसने नव्या के होठों को अपने होठों से छुए और उसे गोद में लेकर अपने केबिन में आ गया। उसने अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन कर केबिन में खाना लाने को कहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सत्यम का नव्या के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। साथ साथ उसकी पॉजिटिवनेस भी बढ़ती जा रही थी नव्या के लिए। वह नव्या के पास किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसके सभी काम वह खुद करता, अपने हाथों से उसे खाना खिलाता। सब उसका नव्या के लिए प्यार देखकर बहुत खुश थे। वही वह अनजान आदमी की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे अब तक सत्यम की कोई कमजोरी नहीं मिली थी। रिया भी बहुत कोशिश कर चुकी थी सत्यम तक पहुंचने की, पर सत्यम के गार्डों की वजह से वह कभी सत्यम तक नहीं पहुंच पाई थी। वही शिवी को भी सत्यम की कंपनी में जॉब मिल गई थी। सत्यम ने खुद उसका इंटरव्यू लिया था और शिवी ने अपनी काबिलियत के दम पर उसे पार किया था। राहुल बहुत खुश था कि अब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ ही काम करने वाली थी, पर इस बात से ज्योति बहुत चिढ़ी हुई थी। उसे शिवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और धीरे धीरे उसका गुस्सा अब नफरत में बदलने लगा था। रात का समय था। सत्यम नव्या को बाहों में लेकर सो रहा था। रात को लगभग 3 बजे नव्या को घबराहट होने लगी। उसके पेट में दर्द होने लगा था। नींद में भी उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें थी। अचानक उसका दर्द बढ़ गया। नव्या बिस्तर पर बैठी और रोने लगी। वह अपने एक हाथ से अपने पेट को दबा रही थी। सत्यम के कानों में जब नव्या के रोने की आवाज़ पड़ी तो वह हड़बड़ा कर उठ गया।
उसने देखा कि नव्या बिस्तर पर बैठी रो रही है। उसका एक हाथ अपने पेट पर था, जिससे वह अपने पेट को दबा रही थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था। सत्यम ने उसका चेहरा हाथों में भरा और बोला, प्रिंसेस, क्या हुआ आपको? नव्या कुछ नहीं बोली। उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। सत्यम ने उसे देखा तो उसने अपना एक हाथ पेट पर रखा हुआ था। वह कुछ कुछ समझ गया था। उसने नव्या के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाया तो देखा कि नव्या के शॉर्ट्स और बेडशीट पर खून के धब्बे थे। सत्यम समझ गया था कि नव्या को पीरियड्स प्रॉब्लम हुई है। उसने नव्या को गोद में उठाया और वॉशरूम में ले गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि इससे पहले कभी भी उसने ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस की थी। वह नव्या को वॉशरूम में छोड़कर रूम में आया और अपना फ़ोन उठाकर शिवी को फ़ोन किया और उसे जल्दी अपने रूम में आने के लिए कहा। शिवी राहुल की जिद की वजह से राठौर मेंशन में ही रह रही थी। सत्यम की बात सुनकर शिवी जल्दी से सत्यम के रूम में चली गई। सत्यम ने उसे देखा तो उसे वॉशरूम में जाने के लिए बोला। शिवी पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, पर जब उसने नव्या की हालत देखी तो वह समझ गई। उसने अलमारी से नव्या के कपड़े और सैनिटरी नैपकिन लिए और वॉशरूम में चली गई। तब तक सत्यम ने रूम में बेडशीट चेंज कर दी। शिवी ने नव्या को फ्रेश किया और वॉशरूम से बाहर लेकर आ गई। सत्यम ने वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो फट से उस तरफ बढ़ गया। उसने नव्या को अपनी गोद में उठाया और लेकर बेड पर बिठा दिया। नव्या का चेहरा मुरझाया हुआ था और दर्द की वजह से पीला पड़ गया था। सत्यम ने नव्या के चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, प्रिंसेस, ज़्यादा पेन हो रहा है? नव्या ने कुछ नहीं कहा, बस सत्यम के सीने पर अपना सिर रख दिया। सत्यम ने भी नव्या को अपनी बाहों में भर लिया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था अपनी प्रिंसेस को ऐसे देखना, और वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि यह नेचुरल था। वरना सत्यम का बस चलता तो वह अपनी प्रिंसेस का सारा दर्द अपने ऊपर ले लेता। शिवी ने सत्यम की तरफ देखा और बोली, भाई, आप भाभी के पास रुको, मैं इनके लिए कुछ लाती हूँ जिससे इनका दर्द कम होगा। सत्यम ने हाँ में गर्दन हिलाई तो शिवी वहाँ से चली गई। सत्यम नव्या को ऐसे ही बाहों में लेकर बैठा रहा। नव्या का पेट दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसकी आंखें अभी भी नम थी। कुछ टाइम बाद शिवी अंदर आई और उसने सत्यम की तरफ एक गिलास बढ़ा दिया और बोली, भाई, यह हॉट चॉकलेट है, इससे भाभी का दर्द कम हो जाएगा। सत्यम ने हाँ में गर्दन हिलाई और गिलास लेकर नव्या को अच्छे से बिठाकर बोला, प्रिंसेस, चलो यह पियो, इससे दर्द कम हो जाएगा। नव्या ने हाँ में गर्दन हिलाई, पर सत्यम ने उसे बहला फुसला कर वह हॉट चॉकलेट पिला दिया। सत्यम ने शिवी को जाने के लिए बोला तो शिवी वहाँ से चली गई। सत्यम ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और नव्या को बेड पर अपनी बाहों में लेकर लेट गया। नव्या का दर्द कम ही नहीं हो रहा था। उसने कुछ सोचा और अपना फ़ोन उठाकर कुछ देखने लगा। लगभग 20 मिनट तक कुछ देखने के बाद सत्यम ने नव्या को खुद से अलग किया और बेड से उठ गया। वह रूम से बाहर गया और कुछ टाइम बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें बॉल था और उसमें कुछ था। वही साथ ही हॉट वाटर बैग था। सत्यम ने नव्या को जैसे तैसे कर काढ़ा पिलाया जो वह बनाकर लाया था, जिसे पीने में नव्या ने हजार नखरे किए थे। फिर सत्यम ने उसे बेड पर लिटाया और उसके पास बैठकर उसकी टी शर्ट ऊपर कर उसके पेट के नीचे वाले हिस्से में हॉट वाटर से सिकाई करने लगा, जिससे नव्या को कुछ आराम मिला। सत्यम तब तक नव्या की पेट की सिकाई करता रहा जब तक नव्या शांत नहीं हो गई। कुछ टाइम बाद नव्या को दर्द से राहत मिली और वह नींद की आगोश में चली गई। सत्यम ने हॉट वाटर बैग को हटाया और खुद बैठकर क्राउन से टिक कर नव्या को अपनी गोद में लेकर बैठ गया। उसने नव्या की शर्ट को उठाया और उसके पेट पर धीरे धीरे अपने हाथ से मालिश करने लगा। सत्यम पूरी रात नव्या को ऐसे ही लेकर बैठा रहा ताकि नव्या को कोई परेशानी ना हो। 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए। नव्या भी अब ठीक थी। उन दिनों सत्यम ने नव्या का बहुत ध्यान रखा था। उसने पीरियड से रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी, जैसे कि पीरियड के टाइम क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ, जिससे आगे चलकर उसकी जाना को कोई तकलीफ ना हो। समय ऐसे ही निकल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। सत्यम ने नव्या को सबसे बचाकर रखा हुआ था। वह किसी भी हालत में नव्या को दुनिया की नज़रों में नहीं लाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं जो मौके की तलाश में हैं कि सत्यम को कमज़ोर कर सके। और नव्या कहीं ना कहीं सत्यम की कमजोरी बन गई थी, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसके दुश्मन नव्या को मोहरा बनाकर सत्यम को कमज़ोर करे। आज सत्यम को एक पार्टी में जाना था, पर कल से नव्या की तबीयत थोड़ी सी खराब थी। उसे कल से फीवर हो गया था,
इसलिए सत्यम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसका जाना भी बहुत ज़रूरी था। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।